Welcome back everyone, this is Mayank Kothari. Today we are going to start a new chapter that's derivatives analysis and valuation. ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो रीज़न्स की वजह से। एक रीज़न ये है सर कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा समझने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान दोगे तो 8 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, फिर 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, फिर 4 मार्क्स की थ्योरी, अगर 20 मार्क्स का उनको पूछना ही है तो। बट 2 प्रैक्टिकल तो आप मान के चलिए कम से कम आना ही है, एक से नहीं होगा तो 16 मार्क्स आप इस तरह से छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात, मैं कोई डरा रहा हूँ नहीं सर, ये चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, नहीं सर। कैलकुलेशन ईजी जाएगा, यस सर। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गया तो कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा नहीं है सर, कम है कम है। एक दूसरा, ये आप सोचोगे कि सर डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। इनफैक्ट ये रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हम जैसे बच्चे, जैसे कि आप हो गए, अभी तक जिस स्टेज पे आप आए हो, जैसे पहले 10th कंप्लीट करी, फिर 12th कंप्लीट करी, इंटर, फाउंडेशन, फाइनल तक आए हो, तब तक आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मोस्टली काम आता है बिजनेस वालों के लिए या जिनके पास में सरप्लस पैसा लाखों करोड़ों में पड़ा होगा उनके लिए, क्योंकि इस यहाँ पे ना गेम खेला जाता है, पैसों का गेम खेला जाता है। ठीक है, तो ये अभी तक आपके इसलिए काम नहीं आई, इसलिए आपने कभी सुना नहीं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस चीज़ में इतने आसानी से नहीं घुसती क्योंकि रिस्की होता है सर। ये मैं बताऊंगा कैसे रिस्की होता है। पर क्या ये रियल है सर? जो भी हम चीज़ सीखेंगे एग्जैक्टली रियल है। मैं आपको प्लेटफॉर्म पे इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा भी। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई, मार्क्स क्लियर हो गए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरी बात सर, डेरिवेटिव्स और कुछ नहीं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर का एक्सटेंशन है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो आपने सीखा, जहाँ तक आपने सीखा उसके आगे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में, डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। और इसके आगे हम बढ़ेंगे एक और चैप्टर में जो कि है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद हम ये लेंगे चैप्टर और उसके बाद हम 9th और 10th वाला लेने वाले। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन क्या है, कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, और सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके लेंगे। स्टार्टिंग का लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, यानी एक वर्ड हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि ऑल टुगेदर एक नया वर्ल्ड है ये। ठीक है, एक नया वर्ल्ड होने की वजह से इसमें क्या क्या होता है, मतलब पानी को वाटर कहा जाता है, और यहाँ कदम रखने से ये होता है, ये लाइट जो आती है, वो बटन जो होता है, ये मतलब जो बेसिक चीज़ें हम, एक छोटा बच्चा सीखना शुरू करता है जब वो पैदा होता है, वैसे ही हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है सर, आइए अब बात करते हैं चैप्टर की, जो कि है डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। एनालिसिस और वैल्यूएशन वाला पार्ट तो हम देखेंगे ही। सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि सर डेरिवेटिव्स का क्या होता है। वर्डिंग्स को थोड़ा सा ध्यान देना। इट इज़ नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कोई माउस है क्या? नहीं 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 नहीं। ये कोई पेंसिल है क्या? नहीं सर। माइक है क्या? कैमरा है क्या? शर्ट है क्या? ये कोई ऐसा आइटम है ही नहीं जो मार्केट में आपको कहीं पे रखा हुआ मिल जाएगा। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल सर्टन असेट। अब असेट का मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो सर डेरिवेटिव्स में ही तो लिखा है ये सारा, आप ध्यान से देखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव्स इज एन असेट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट, पीस ऑफ पेपर पे आप एग्रीमेंट पे साइन करते हो दोनों लोग, तो वो एग्रीमेंट जो होता है उसे कहा जाता है डेरिवेटिव। वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे कहा जाता है डेरिवेटिव। इस चीज पे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव है? नहीं सर, इस चीज पे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, गुड। A contract between two parties to buy or sell certain asset in certain quantity on certain future date at a certain price. अब ध्यान देना इसमें एक एक चीज पे थोड़ा सा। मैं एक काम करता हूं, अब ध्यान जब देना है ही तो अच्छे से देते हैं। राइट, तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे आप कहेंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके बाद दो पार्टीज इसमें रहेगी,
एक होगा बायर, एक होगा सेलर। अच्छा, अब जब मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव्स के कुछ 3 से 4 टाइप होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि डेरिवेटिव खुद कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे बार बार कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप्स। ठीक है, अब मैं बाद में बात करूंगा, बस अब आगे आपको ये बताता हूँ। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल। बाय जो करने वाला होता है, जो डेरिवेटिव्स को या इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है, उसे आप कहते हो फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर्स बायर। ऑप्शन की बात भी आएगी यहाँ पे लेकिन बाद में करेंगे। फिर फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर्स सेलर। ठीक है, तो एक हो गया फॉरवर्ड बायर, एक हो गया फॉरवर्ड सेलर। ठीक है, अब ये दोनों लोग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक जन खरीदेगा, एक जन बेचेगा। क्या सर? असेट। एक असेट, और सर्टन है इसका मतलब वो फिक्स हो जाता है, पता होता है कि एग्जैक्टली क्या खरीदा बेचा जाएगा। और वो असेट ना कुछ भी हो सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। आप और मैं इस पर्टिकुलर माउस को भी असेट बना के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो डेरिवेटिव हो जाएगा कि आगे जाके मैं ये चीज आपसे खरीदूंगा, आई एम द बायर, यू आर द सेलर। तो मैं खरीदूंगा, कितने खरीदूंगा वो भी डिसाइड हो जाएगा सर, क्वांटिटी। इसे कहते हैं लॉट साइज। कितनी क्वांटिटी खरीदने का डिसाइड हो रहा है, 1, 2, 200, 300, 500 ऑन अ सर्टन फ्यूचर डेट। इसके कहते हैं एक्सपायरी। बोलने का मतलब है कि ये आखिरी डेट होगी सर, इस कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी डेट होगी, इस दिन, इस डेट पे जो भी डेट डिसाइड होगी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एट अ सर्टन प्राइस। लेट से हम डिसाइड करते हैं 500 रुपए। तो ये माउस क्या बन गया सर? उस खेल में असेट बन गया। मैं फॉरवर्ड बायर, आप फॉरवर्ड सेलर, हमारे बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। आप टेबल के उधर बैठे हो, मैं टेबल के इधर बैठा हूं। ठीक है, इसे कहते हैं ओवर द काउंटर। काउंटर समझ में आता है, दुकानों में काउंटर होते हैं वैसे ही भैया। अब आप जिनका ना मारवाड़ी का घर होगा या फिर जिनके दुकान होगी, उनके घर में ये शब्द ज़्यादा यूज़ होता है कि आज काउंटर पे बैठने हैं, तू चले जा। पापा ने बेटे को बोल दिया, बेटी को बोल दिया कि आज काउंटर पे बैठ जा। तो काउंटर पे बैठने का मतलब या फिर गल्ले पे बैठने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो टेबल के एक साइड आप हो, एक साइड मैं हूँ, मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, ये असेट है। और हमने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, लेट से 1000 क्वांटिटी का माउस खरीदना है। हमने डेट भी डिसाइड कर ली, और वो आज की डेट नहीं होनी चाहिए, आज नहीं खरीद रहे हो। आज अगर आप पार्ले जी का पैकेट खरीदना चाहते हो किसी दुकान में, या माउस खरीदना चाहते हो किसी दुकान में, तो वो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्पॉट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, वो डेरिवेटिव्स ट्रांजेक्शन नहीं है। डेरिवेटिव्स का ट्रांजेक्शन आप फ्यूचर डेट के लिए कर रहे हो, आज, आगे की तारीख के लिए। तो आगे की तारीख आज डिसाइड कर लो कि सर 3 महीने बाद 1000 क्वांटिटी में ये असेट मैं खरीदूंगा, आप बेचोगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या प्राइस पे? तो वो प्राइस भी डिसाइड हो गई। हर माउस 500 रुपए में खरीदा जाएगा सर। तो देखो सब कुछ यहां पे डिसाइड हो चुका है। और आप देख सकते हो हर चीज के पहले, असेट के पहले, क्वांटिटी के पहले, फ्यूचर डेट के पहले, प्राइस के पहले सर्टन वर्ड यूज किया गया है। ये सर्टन क्या है सर? सर्टन का मतलब होता है कि विथ अश्योरिटी, सब कुछ आज फिक्स हो जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि देखा जाएगा जो प्राइस होगी, देखा जाएगा कितनी क्वांटिटी खरीदना है, देखा जाएगा कब खरीदना है, देखा जाएगा क्या खरीदना है। नहीं सर, कोई अनसर्टनिटी नहीं है। एवरीथिंग इज सर्टन एंड फिक्स्ड टुडे इटसेल्फ। सेटलमेंट होगा 3 महीने बाद ही, जो एक्सपायरी डेट आ रही है, लेकिन ट्रांजैक्शन आज हो जाएगा, उसे कहा जाता है डेरिवेटिव्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ऐसा क्यों करते हैं हम? 3 महीने बाद ही अगर मुझे माउस खरीदना है 1000 क्वांटिटी में, तो 3 महीने बाद आऊंगा और 3 महीने बाद माउस खरीद के ले जाऊंगा स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में। फिर डेरिवेटिव्स मार्केट में आज क्यों ट्रांजैक्शन करने की जरूरत है? सिर्फ उसका एक रीजन है, अगर मुझे सही में माउस खरीदना है तो सिर्फ उसका एक रीजन है कि मैं नहीं चाहता कि उस दिन पे जो मार्केट में प्राइस होगी, उस महंगी प्राइस पे मैं वो माउस खरीदूं। आज मुझे लग रहा है कि ये माउस को मैं 500 रुपए में 3 महीने बाद खरीदने के लिए फिक्स कर सकता हूं। मैं जब रियलिटी में कैश मार्केट में जाऊंगा 3 महीने बाद, तो मुझे लग रहा है कि इसकी कीमत बढ़ चुकी होगी, 700 रुपए हो चुकी होगी, और मैं 700 रुपए देने के लिए तैयार नहीं हूं। आज खरीदना भी नहीं है मुझे, पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं आज तो कहां से खरीदूंगा? 3 महीने बाद मुझे खरीदना, लेकिन मैं 700 में नहीं खरीदना चाहता, जो मुझे लग रहा है उस दिन प्राइस हो जाएगी। इसलिए आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ताकि मैं अपना रिस्क, अपना लॉस कम कर सकूं, हटा सकूं, मेरा लॉस खत्म।
₹500 में मैं रेडी था खरीदने के लिए, आज मैंने फिक्स कर लिया वो चीज़। अब उस दिन मार्केट में कुछ भी प्राइस हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, मैं तो फिक्स करके बैठ चुका था 3 महीने पहले ही। मैं 3 महीने बाद जाऊंगा, 500 के हिसाब से पेमेंट करूंगा, सारे माउस घर पे लेके आ जाऊंगा, सामने वाला दे देगा, क्योंकि वो भी एग्री कर चुका था 3 महीने बाद में। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डेरिवेटिव्स का एक टाइप होता है। ठीक है सर, हमारे सिलेबस में जो आप चीज़ देखोगे उसमें जो ये असेट है ना, असेट की जो हम बात कर रहे हैं, वो असेट 3 से 4 तरीके का ही दिखेगा आपको। माउस तो मैंने अपने इजी तरीके से समझाने के लिए बोल दिया था, पर आपको जो असेट दिखेगा वो होगा इक्विटी, इंडेक्स, कमोडिटी या करेंसी। ये जो करेंसी वाला टॉपिक आप देखोगे ना, करेंसी डेरिवेटिव्स, ये हम देखेंगे फॉरेक्स वाले चैप्टर में, तो अभी इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। वापस आपको आएगा ये डेरिवेटिव्स वाला पार्ट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, कौन से चैप्टर में सर? करेंसी यानी फॉरेक्स वाले चैप्टर में। ठीक है सर, तो एटलीस्ट इक्विटी और इंडेक्स और कमोडिटी तो इस चैप्टर में देखेंगे ना सर? एग्जैक्टली हम देखेंगे। कमोडिटी थोड़ी कम देखेंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। मोस्टली ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इक्विटी डेरिवेटिव एंड इंडेक्स डेरिवेटिव। ठीक है सर, अब बात करते हैं इक्विटी और इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप टीसीएस का शेयर अगर आज खरीदना चाहते हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस समझ लो, चलो ये समझ आता है, तो रिलायंस का शेयर अगर आप आज खरीदना चाहते हो, स्पॉट मार्केट में जाइए, कैश मार्केट में जाइए, खरीद लीजिए। सर ये मार्केट कहाँ मिलेगा? अरे ऑनलाइन आप खरीद सकते हो तुरंत के तुरंत, उसे स्पॉट मार्केट ही कहा जाता है। जहाँ पे आज आपको पैसा पूरा देना पड़ गया वो स्पॉट मार्केट हो गया। आज मैं पार्ले जी के बिस्किट खरीदने चले जाऊँ, मैं हाइड एंड सीक खरीदने चले जाऊँ, स्पॉट मार्केट हो गया। घर पे लेके आ गया, पूरा पैसा दिया, बिस्किट भी लेके आ गया, असेट एक्चुअल में खरीदा है मैंने। ठीक है, पर ध्यान देना, मैं आज नहीं खरीदना चाहता सर, मैं आज से ठीक 3 महीने बाद खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि डर है यहाँ पे कि प्राइसेस बढ़ जाएगी, इसलिए मैं आज फिक्स करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डेरिवेटिव्स खरीदता हूँ, डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये हो गया। इंडेक्स के भी फ्यूचर्स मार्केट में बिकते हैं, आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आपका ये सवाल आएगा, सर खरीदना तो समझ में आता है, लेकिन डेरिवेटिव्स को बेचे कैसे? जब हमारे पास में है ही नहीं तो बेचे कैसे? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये कोई चीज़ थोड़ी है जो अपने पास रखने की ज़रूरत है। मेरे पास माउस है तभी बेच पाऊंगा ना, लेकिन वो डेरिवेटिव्स है, ये चीज़ है ही नहीं। डेरिवेटिव इज़ नॉट अ माउस, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन माउस। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी खरीद बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीज़ होने की ज़रूरत ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो उस टाइम पे बनाया जाता है जब एक्चुअल में बायर और सेलर आते हैं एक दूसरे के पास में, उसके पहले तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं ना, राइट? तो आप बेच भी सकते हो कोई चीज़, आप सेल भी कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज, आप इन असेट को किसी फ्यूचर डेट में खरीदने या बेचने का डिसाइड करते हो आज, क्वांटिटी आज, प्राइस आज, डेट आज, बायर सेलर आज, सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे। ठीक है, इतना समझ आया? अब ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक आखिरी तारीख होती है, वो एक्सपायरी डेट, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता सर। आपको नया ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, जो भी आपको करना होगा उसके लिए। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखें, एक्सपायरी डेट के पहले या एक्सपायरी डेट तक उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे। क्या सर पहले? आपने कुछ ऐसा बोला पहले, सर पहले भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा सकता है। एक्सपायरी डेट का मतलब ये नहीं होता कि उसी दिन होगा। हाँ, एक्सपायरी डेट, अच्छा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उसी दिन आखिरी दिन सेटल होता है। लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आज आपने बनाया 3 महीने का, आज आपने खरीदा 3 महीने का, इसका मतलब होता है कि इन 3 महीने में कभी भी आप दूसरी पोजीशन लेके, अपोजिट पोजीशन लेके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। आज बेचा, आज खरीदा है, कल बेच दो। 3 महीने का फ्यूचर खरीदा, 3 महीने का फ्यूचर बेच दो, यहाँ पे कहानी खत्म। वही फ्यूचर को बेच दो। प्राइसेस रोज बदलती जाती है सर, एक चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गई सारी कहानी आपकी कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मार्केट के में यहाँ पे अंदाज़ा लेंगे ना कि क्या होता है। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये है पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो में आप जाते हो ट्रेड नाउ में, ट्रेड नाउ में आपको यहाँ पे सेगमेंट दिखता है, सेगमेंट यानी कि मार्केट। ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको कोई शेयर
कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में बोलो या कैश बोलो या रियलिटी में कोई शेयर खरीदना है तो यहाँ से खरीदो। जैसे मैंने डाल दिया ICICI बैंक, तो देखो ICICI बैंक का शेयर मैं खरीद सकता हूँ 838 रुपीज़ में। आज एक्चुअली सैटरडे है तो कोई प्राइसेस चेंज होते हुए दिखेगी नहीं, मार्केट बंद है। तो ICICI बैंक का मैं शेयर NSE स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकता हूँ 838 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ मुझे बाई सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्वांटिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सब का पॉसिबल मंडे को, आज नहीं। ठीक है, तो और मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है सर, मैं यही शेयर BSE में अगर होगा तो मैं खरीद सकता हूँ। पर अब आ जाओ आप उसके बाजू वाले टैब में, आप देखो ये है NSE का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का सेगमेंट, उसके बाद NSE का करेंसी का सेगमेंट CURR, MCX का करेंसी का सेगमेंट, वो अलग एक्सचेंज हो गया, और MCX का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का सेगमेंट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग डेरिवेटिव्स के सेगमेंट है। ये BSE के बाद जितना भी आपको दिया है वो सारा का सारा डेरिवेटिव्स का सेगमेंट है। तो अगर आपको फ्यूचर्स खरीदना है, फॉरवर्ड खरीदना है, तो आप यहाँ आओगे सर। ठीक है, ये जो दूसरा पार्ट मैं बता रहा था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए आप यहाँ आते हो। अब इसकी बात मैं तब करूँगा जब हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल प्यारा सा बताता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना कि फॉरवर्ड और स्टॉक मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में डिफरेंस क्या है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखो। अगर आप एक्चुअल में कोई चीज़ का कोई असेट खरीदना चाहते हैं, यानी कि शेयर खरीदना चाहते हैं, लेट्स से हम अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर खरीदना चाहते हैं। सिंपल सी भाषा में रखने के लिए मैंने बोला कि यार आज की प्राइस 100 रुपये है मार्केट में और मैं खरीदना चाहता हूँ, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे सर? कैश आउटफ्लो 100 रुपये का होगा। 100 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए 100 रुपये का कैश आउटफ्लो। लेकिन एक साल बाद में, एक साल या एक महीने बाद में मैं उसे बेच देता हूँ। बेचने के दिन उसकी प्राइस थी 120 रुपये की, तो मेरे हाथ में कितना आ जाएगा? 120। सर ये क्या बेवकूफ़ी है, मतलब आप बार बार क्यों लिख रहे हो? 100 रुपये का अगर चीज़ खरीदना है तो 100 ही तो देने पड़ेंगे ना, और 120 में बेचा तो 120 ही मिलेंगे। एग्जैक्टली राइट, आप सही बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिटर्न कितना हो गया? रिटर्न कितना हो गया? अगर हमें रिटर्न निकालने की नौबत आती है तो मैंने इन्वेस्टमेंट जो करा वो डिनोमिनेटर में रख लूँगा और जो मुझे रिटर्न मिला वो न्यूमरेटर में रख लूँगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा रिटर्न 20% का हो गया मेरे इन्वेस्टमेंट पे? बहुत सही सर। अब आते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है? लेट्स से अडानी एंटरप्राइजेस का ही मैं डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर्स खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, फ्यूचर्स खरीदना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ध्यान देना मेरी बात पे, यहाँ पे मैंने शेयर खरीदा, यहाँ मैं उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ। शेयर नहीं मिलता यहाँ पे सर। यहाँ शेयर खरीदा तो ओनरशिप भी मिलेगी, यस सर, तो डिविडेंड भी मिलेगा, यस सर। बट यहाँ आप ना शेयर खरीदते हो, ना ओनरशिप मिलती है, ना डिविडेंड मिलता है। ठीक है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अडानी का शेयर 100 रुपये में खरीदोगे। ठीक है, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे आज? 100 रुपये? नहीं सर। डेरिवेटिव्स मार्केट में एक्सचेंज को पता है कि वैसे भी आप ये शेयर नहीं खरीद सकते, आप तो सिर्फ इसके प्राइस के ऊपर खेल रहे हो। जो भी ऊपर नीचे प्राइस होगी सिर्फ उतना ही प्रॉफिट या लॉस होगा। तो एक्सचेंज बोलता है कि फिर पूरा पैसा ले ही क्यों, क्योंकि पूरी वैल्यू तो जाएगी नहीं कभी। एक महीने के अंदर में क्या चांसेस है कि 100 रुपये से 0 रुपये हो जाएगी अडानी की प्राइस? नहीं होगी। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज होता है, वो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर शेयर में निकालता है कि एक महीने में नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। ये जो नुकसान हो सकता है ये सिस्टम से निकलता है, स्पैन सिस्टम कहते हैं इसे, SPAN। आपने वार कप कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा रिस्क मैनेजमेंट में। तो वहाँ से ये लोग पता लगा लेते हैं कि भैया ये 100 रुपये का शेयर एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 25% गिर सकता है। तो बायर को कैश आउटफ्लो में इनिशियल मार्जिन ही डिपॉजिट कराना पड़ता है। एक्सचेंज क्या करेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है उतना मार्जिन सेट कर देता है, और एक्सचेंज बोलता है कि देखो 100 रुपये की चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। ध्यान देना वर्डिंग्स पे, चीज़ नहीं खरीद रहे, कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, तो 25% उसका जमा कराना पड़ेगा डिपॉजिट। तो 25 रुपये ही आपको देना पड़ेगा 100 रुपये की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। आपके जेब से कितने गए? 25 रुपये। पोजीशन कितने की क्रिएट हुई? 100 रुपये की। यहाँ पे भी सेम हुआ था, लेकिन 100 के 100 पूरे देने पड़े थे क्योंकि पूरी चीज़ आप खरीद रहे थे। ठीक है, यहाँ लेकिन 100 के जगह 25 देने पड़े। ठीक, एक महीने बाद में आपने वो चीज़ बेच दी। वो चीज़ बेची? नहीं सर, आपने उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। जो खरीदा था वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो जो बेचोगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही बेचोगे।
फॉरवर्ड खरीदा, फॉरवर्ड बेचो, फ्यूचर्स खरीदा, फ्यूचर्स बेचो, डेरिवेटिव्स खरीदा, डेरिवेटिव्स बेचो, तब जाके वो चीज़ क्लोज होती है। ठीक है सर, 120 में बेचा, फ़ायदा हुआ कितने का, 20 का। तो एक्सचेंज क्या करेगा, आपके मार्जिन अकाउंट में जो जमा किया हुआ पैसा था, एक तरह से सिर्फ डिपॉजिट था, उस मार्जिन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट कर देगा। इस केस में आपका प्रॉफिट हुआ है 20 रुपए का, तो 25 रुपए में 20 रुपए ऐड करके वो आपको 45 रुपए वापस दे देगा। आप अब ध्यान देना, सेम प्राइस है 100 और 120 और 100 और 120, लेकिन अगर आप अब रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो देखना कितना वेरिएशन आता है। आपने तो इन्वेस्टमेंट 25 रुपए का ही किया था और आपको जो फायदा हुआ वो है 45 माइनस 25। हुआ तो फायदा 20 रुपए का ही, यहां पे भी 20 का भी, वहां पे भी 20 का ही, क्योंकि प्राइसेस तो 100 और 120 ही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो किया गया था वो कम था डेरिवेटिव्स में। तो अब आपका यहां जो प्रॉफिट दिखेगा वो 80% का दिखेगा सर। 80% आपने कमाया सेम चीज पे, जहां पे ये लोग 20% कमा रहे थे। तो मुद्दा क्या है सर, बात यह है कि अगर आपको एक्चुअल में इस माउस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसकी बढ़ती और गिरती प्राइस में इंटरेस्ट है, आप सिर्फ फायदे या नुकसान के लिए आ रहे हो, नुकसान के लिए कोई आता नहीं बट बोला जाता है, फायदा नुकसान देख रहे हो सिर्फ, तो आप डेरिवेटिव्स मार्केट में डील करो, इसमें डील करके कोई मतलब नहीं है। असेट घर पे ले जाओ फिर बेचो, क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, जैसे वो रियल एस्टेट नहीं होता, रियल एस्टेट में कोई प्लॉट है मान लो, तो मैं प्लॉट खरीदता हूँ पूरे 3 करोड़ का, और फिर मैं प्लॉट 1 साल बाद बेचता हूँ 4 करोड़ में, या 3 करोड़ 20 लाख में बेच देता हूँ। 1 साल में एकदम 25% बढ़ेगा, उसके चांसेस कम है। 3 करोड़ में खरीद के 3 करोड़ 20 लाख में भी अगर मैं बेच देता हूँ तो मेरा फ़ायदा कितना, 20 लाख का हो गया, बराबर है। लेकिन 20 लाख का फ़ायदा 3 करोड़ पे हुआ, रिटर्न कितना आया सर मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7, 20 डिवाइडेड बाय 300, 6.667%। ठीक है, वही अगर मुझे प्रॉपर्टी में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं तो मैं उस प्रॉपर्टी का ब्रोकर बन जाता। ब्रोकर ही बनना ना, प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्यों ली, समझ रहे हो, आप ब्रोकर बन जाओ। आप उसी 1 साल में, सिर्फ ध्यान देना मेरी बात को, आप उसी 1 साल में ब्रोकरेज का काम करो और उस प्रॉपर्टी को बिकवा के दिखा दो। आपका पेट्रोल लगा, आपका ऑफिस लगा, आपने बहुत सारे चक्कर मारे, आपने 100 क्लाइंट को प्लॉट दिखाया, तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगा ही होगा आपका। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे मान लेते हैं आपका खर्चा हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या, 20,000 50,000 रुपये का मैक्सिमम खर्चा होता है। ठीक है सर, 20-50 हज़ार का मैक्सिमम खर्चा हो गया। अब आपने प्लॉट बेच दिया 1 साल में, यू आर सक्सेसफुल। आपने इस केस में भी खरीद के बेचा था, ध्यान देना मेरी बात पे। इस केस में भी जब आपने खरीदा प्लॉट तो 3 करोड़ का खरीदा, ओनरशिप ली, ओनरशिप जहां मिलती है उसको स्पॉट और कैश मार्केट कहते हैं। ओनरशिप ली, प्लॉट आपने रजिस्ट्री फजिस्ट्री सब कराया 3 करोड़ में, और 1 साल बाद वो प्लॉट बेच दिया आपने 3 करोड़ 20 लाख का। कितना अप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 लाख, चलो 30 लाख का भी बेचा होगा आपने, तो 30 लाख का आपको फ़ायदा हुआ। अगर आप रिटर्न निकालोगे तो वो 10% का रिटर्न आता है, मानते हो बात को। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास 3 करोड़ रुपए थे ना। अब वही प्लॉट, अगर आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट था ही नहीं प्लॉट में, आप सिर्फ उसकी प्राइस पे खेल रहे थे, तो मेरा ये कहना है आप प्लॉट मत खरीदो, ओनरशिप मत लो, आप उसी चीज़ के लिए ब्रोकर बन जाओ, या उसी चीज़ को बस आप पलटाने का काम करो, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग द रियल एस्टेट, एक बहुत बड़ा टर्म है। आपका खर्चा लगता, आप ब्रोकर बनते, आपका खर्चा लगता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो स्टार्टिंग में कितना 0.50 का मान लेता हूँ, 50,000 का, बट आप जब उस चीज़ को बेचते, ध्यान देना, तो आपको 1% कमीशन कम से कम मिलता। तो 3 करोड़ पे 1% 3 लाख रुपए होते, तो आपका कमाई कितनी आती, 3 लाख की आती। फ़ायदा कितने का सर, 2.5 लाख का। कितने पे सर, 50,000 पे। 50,000 से ज़्यादा आपका क्या उसमें वो लगेगा, पेट्रोल पानी। मैं सिर्फ उस प्लॉट की बात कर रहा हूँ, आप बार बार जाओगे दिखाओगे ये वो सब कमीशन। तो ऐसे केस में 2.50 इंटू 0.50, 500% इंटरेस्ट है आपका, रिटर्न है सर, 500% रिटर्न। अब आपके पास में सच में 3 करोड़ रुपए है, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर आपके पास में सच में 3 करोड़ रुपए है तो आप बंदे बिठाओ अपने यहाँ पे, ब्रोकरेज फर्म खोल लो और हर एक को भेजो गाड़ी ले लेके,
खर्चा इन्वेस्टमेंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, और क्या, 50,000 की जगह पर आप 1 लाख का ले लो ऑन एन एवरेज, तो भी आपका रिटर्न तो देखो, 1 लाख पे अगर आपको वापस 3 लाख भी मिलते हैं तो 2 लाख का प्रॉफिट 200% प्रॉफिट होता है वो। ठीक है, ये कब, अब आप देखना ध्यान से, जब आप ब्रोकर थे तब क्या ओनरशिप आई थी आपको प्लॉट की, लेकिन फिर भी आपने प्लॉट बेचा, आप यही बोलते हो कि मैंने प्लॉट बिकवाया। ओनरशिप आई थी क्या? नहीं आई थी आपके पास में। यहाँ ओनरशिप आई थी सर, यहाँ पूरा पैसा देना पड़ा, वहाँ पूरा पैसा देना पड़ा नहीं सर, सिर्फ 50,000 रुपये का खर्चा आया। सेम चीज़ तो यहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ ओनरशिप मिलती है, यहाँ पूरा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, और वहाँ ओनरशिप नहीं मिलती, वहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आज अगर शुरू किया तो कभी ना कभी वो ख़त्म होना ही है। फ़ायदे में हो सकता है, नुकसान में हो सकता है, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे तो ये पॉसिबल है। नुकसान की बात भी मैं करूँगा चलो थोड़ी देर में। तो वहाँ पे आपका पैसा कम इन्वेस्ट होता है, तो उसमें लिवरेज का बेनिफिट आप ले सकते हो, यहाँ लिवरेज का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया तो दिखा दिया मैंने, नेगेटिव साइड बताता हूँ। यहाँ तो 20% का रिटर्न था, वहाँ 80% का रिटर्न था। जब प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों में 20-80 दिख रहा है, लॉस भी दोनों में 20-80 दिखेगा, यानी कि उधर लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। अगर गलती से वही पर्टिकुलर जो शेयर है वो 120 की जगह 80 रुपये चला गया होता तो 20 रुपये का नुकसान होता 25 रुपये के इन्वेस्टमेंट में, दैट्स 80% ऑफ द लॉस। क्या कर लेते? लॉस का पार्ट भी उतना ही है। तो अल्टीमेटली एक ही चीज़ काम करती है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। उधर रिस्क ज़्यादा था तो रिटर्न भी ज़्यादा दिखा आपको, लेकिन लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। इस केस में भी ये चीज़ पॉसिबल है। यहाँ 3 करोड़ इन्वेस्ट करके कम से कम आपकी ओनरशिप तो हो गई, 3 करोड़ के नीचे वो प्लॉट कभी नहीं बिकेगा, तो लॉस तो कभी नहीं होने वाला उस केस में। लेकिन उधर देखो, वो 50,000 रुपये मेहनत करने के बाद में भी साल भर में अगर प्लॉट नहीं बिकता तो पूरा 100% लॉस होता। मान रहे हो? तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है आपको 500% का, लेकिन लॉस भी उधर में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। आपको डिफरेंस समझ में आया ना? उसी चीज़ को अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के तरह खरीदा बेचा जाए, एक्चुअल में ओनरशिप कभी नहीं आएगी, उसे डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। ठीक है सर, यहाँ से आपकी कहानी ख़त्म हुई। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और हेजिंग की बात करेंगे यहाँ पे अब हम। पहला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर है, ठीक है, वो चल रहा है 100 रुपये में। ये है स्पॉट मार्केट। इसका मतलब सर स्पॉट मार्केट क्या होता है? स्पॉट मार्केट यानी कि अब यहाँ लिखने के लिए ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे ये स्पॉट मार्केट है। यहाँ अगर अडानी का शेयर खरीदोगे तो एक्चुअल में 100 रुपये देने पड़ेंगे, और एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में खरीदोगे अडानी का फ्यूचर्स तो पूरे 100 देने की ज़रूरत नहीं, उस पर सिर्फ मार्जिन मनी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखेंगे उसका मतलब क्या होता है बाद में। अब क्या है प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल। आपको ना एक्चुअल में ये शेयर आज नहीं खरीदना तो है, लेकिन आज नहीं खरीदना। आप खरीदना चाहते हो उसको 3 महीने बाद, लेकिन आपका एक पंगा है। अभी 3 महीने बाद खरीदना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, यार 3 महीने बाद आना, शेयर लेके चले जाना। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर 3 महीने बाद आप आओगे तो उस दिन की प्राइस पे आपको शेयर खरीदना पड़ेगा, और आपकी एक्सपेक्टेशन यही है, यही तो सारा पंगा हो रहा है। आपकी उम्मीद ये लगी पड़ी है, एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे शेयर वो 150 रुपये का हो जाएगा जब मैं एक्चुअल में 3 महीने बाद खरीदने जाऊँगा, और मुझे 3 महीने बाद ही खरीदना है, लेकिन 150 में नहीं खरीदना, बहुत ज़्यादा प्राइस लग रही है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे सर? ऐसे टाइम पे आज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो डेरिवेटिव्स मार्केट में। स्पॉट मार्केट छोड़ दिया आपने, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पे। और देखो, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये 2 लोगों के बीच होता है, ध्यान देना, 2 लोगों के बीच होगा। एक को बायर कहा जाता है, एक को सेलर कहा जाता है। ये दोनों लोग कुछ तो चीज़ें डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब ये लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि भैया क्या असेट खरीदा बेचा जाएगा, तो हमने बोल दिया कि अडानी का शेयर। फिर प्राइस डिसाइड की जाएगी कि भैया क्या प्राइस पे आपको 3 महीने बाद में खरीदना बेचना है। दोनों मिलके डिसाइड करते हैं ये लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। 130 रुपये, 100 का तो अभी भी आज भी मिल रहा है। अब इसको भी लग रहा है बढ़ेगा थोड़ा बहुत, इसको भी लग रहा है बढ़ेगा, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन और इसकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको लग रहा है कि 150 तक जाएगा शेयर, तो 130 में एग्रीमेंट करने में क्या बुराई है, अच्छा ही है ना, कम में मिल रहा है। और इसको लग रहा है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 105 तक जाएगा शेयर, 105 तक ही जाएगा, बढ़ेगा दोनों को लग रहा है, लेकिन इसको लग रहा है सिर्फ 105 या 110 तक जाएगा।
तो वो भी राजी है 130 में बेचने के लिए। जब मुझे लग रहा है कि 110 के ऊपर जाएगा नहीं शेयर, तो 130 में बेचूंगा तो प्रॉफिट ही तो होगा ना। अगर उस दिन सच में 110 पे चला गया प्राइस, इसको 110 ही ले लो चलो, ठीक है। अब सच में उस दिन 110 चला गया तो मैं जो सेलर है वो 130 में बेच पाएगा, उसको तो प्रॉफिट होगा, और इसके हिसाब से गया तो इसको प्रॉफिट होगा। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही दोनों लोग एग्री कर सकते हैं आज की प्राइस पे, ठीक है। कहीं ना कहीं इन दोनों की एक्सपेक्टेशन के बीच ये प्राइस आएगी, तभी पॉसिबल है एग्रीमेंट होना, अदरवाइज एग्रीमेंट भी नहीं होता। डेट आज से ठीक आप 3 महीने डिसाइड कर लेते हो, और क्वांटिटी 1000 शेयर्स की डिसाइड कर लेते हो। ये तो एक शेयर की बात चल रही थी, मैं बोल रहा हूँ 1000 शेयर्स पे आप ये बाय सेल का एग्रीमेंट कर लेते हो, ठीक है। तो आज क्या क्या डिसाइड हो गया सर? असेट डिसाइड हो गया, प्राइस डिसाइड होगी, डेट डिसाइड होगी, क्वांटिटी डिसाइड होगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि असेट सर्टन है? यस सर। प्राइस सर्टन है? यस सर। डेट सर्टन है? यस सर। क्वांटिटी सर्टन है? यस सर। और सेटलमेंट कब होना है इसका? 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने बाद। आज हो रहा है क्या? नहीं सर। आज क्या हो रहा है? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसे क्या कहोगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। कर लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके बोलने पे। अब 3 महीने खत्म हो गए, अब लगेगी सबकी। अब 3 महीने खत्म हो गए और एक्चुअल में देखा जाए तो मान लो प्राइस चली गई 150 रुपये बायर के हिसाब से, बायर के हिसाब से प्राइस चली गई, यानी कि अब सेलर को होगा नुकसान। ध्यान देना वहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन होने वाले। अगर मैं बायर को देखूँ और मैं सेलर को देखूँ तो होगा क्या। बायर ने बोला था कि मैं 130 में ख़रीद लूँगा, ठीक है। और सेलर ने बोला था कि भैया 130 में मैं बेच दूंगा। बेचेगा तो पैसा मिलेगा, बेचेगा तो पैसा मिलेगा, और ख़रीदेगा तो पैसा जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ना 130 जाता है ना 130 आता है। तो इस फिगर के सामने प्लस माइनस लिखना गलत बात है, यही तो बस बात है, ठीक है। तो ध्यान देना, बायर ने बोला था कि मैं बाय करूंगा 130 में, ठीक है। सेलर ने बोला था कि मैं सेल करूंगा 130 में। उस दिन प्राइस कितनी जा रही है? 150। इसका मतलब क्या है? ध्यान देना, यानी कि वो 150 में इसे ख़रीदना पड़ेगा और 150 में ये मार्केट में लेके बेच देगा। एक तरह से उल्टा ही होएगा ना। 130 में तो ये खरीद लेगा, जो एग्री किया था वो चेंज नहीं कर सकते। अब इसके अपोजिट में उसे स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बताऊं, दोनों के पास शेयर था ही नहीं स्टार्टिंग में। अब आप बोलोगे सर बायर के पास नहीं होना तो समझ में आता, क्या सेलर के पास भी शेयर नहीं था? एग्जैक्टली, सेलर के पास भी शेयर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये एक्चुअल में सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ फॉरवर्ड फ्यूचर्स। एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम बेचेंगे खरीदेंगे। एक्चुअल में कोई बेचेगा खरीदेगा नहीं, कैश में सेटलमेंट होता है। डेरिवेटिव्स मार्केट में उस असेट की अदला बदली नहीं होती। तो होगा क्या सर अल्टीमेटली, ये तो बताओ। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना। सेलर को 150 ये बेच के 150 मिलेंगे, इसको ये बेच के 130 मिलेंगे। एक सेकंड ना, ग्रीन का मतलब पैसा आ रहा है। एक्चुअल में ये 150 130 तो नहीं आता, मैं सेल के हिसाब से ही लेता हूँ, और रेड का मतलब जाने का ले लो। तो अब आप देखो, कम प्राइस है जो जा रही है, ज़्यादा प्राइस है जो आने वाली है। एक्चुअल में जो होगा वो ये होगा, ये इसे मिल जाएंगे 20 रुपये, इसके चले जाएंगे 20 रुपये। यानी सेलर और बायर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, सेलर बायर को 20 रुपये देगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। इसको बोला जाता है कैश सेटलमेंट, इसको बोला जाता है कैश सेटलमेंट। ध्यान देना। तो सर उस शेयर का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उस शेयर का, जो जहां पे है वहीं पे है। ना शेयर बायर ने खरीदा कभी, ना सेलर ने बेचा कभी, जरूरत ही नहीं थी। अब सेलर क्या बोलता है कि अगर आपको शेयर चाहिए ही तो जाके मार्केट से ले लो, 150 में खरीदना पड़ेगा, ले लो, आपको पुराएगा। पुराएगा मतलब प्रॉफिटेबल है स्टिल। क्यों? क्योंकि 150 तो आप यहाँ पे दे रहे हो, लेकिन 20 यहाँ से मिल रहा है, तो जेब से आपके सिर्फ 130 ही जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में डिसाइड करा था, और आपको शेयर भी मिल जाएगा। अगर आपको सच में शेयर खरीदना है तो मार्केट में जाके ही खरीदना पड़ेगा सर। जो ज़्यादा प्राइस आपने यहाँ पे दी एग्रीड अमाउंट से, उतना ज़्यादा तो आपको इससे मिल गया था ना। तो नेट में तो जेब से 130 ही गया, तो शेयर भी आ गया, ओनरशिप भी आ गई, 130 ही पैसा गया। और आपको शेयर चाहिए ही नहीं तो कहानी खत्म है, 20 रुपये जाओ घर पे एंजॉय करो। तो ये जो दो लोग हैं जहाँ पे पर्पस बदल जाता है ना, कि मुझे सच में शेयर चाहिए था भाई, वहाँ पे सेलर को तो सिर्फ
फायदे और नुकसान से मतलब था, तो उसने कभी खरीद के हमें दिया ही नहीं। उसने बोला कि भाई तुझे शेयर चाहिए, तू मार्केट में जाके खरीद ले। तो अब अगर एंगल देखो ऐसा, तो दो चीज़ पॉसिबल है, एक दो, या तो मैं सच में शेयर खरीदूंगा तो मैं स्पॉट मार्केट में चला जाऊंगा, 150 रुपये दूंगा, और फ्यूचर्स या फॉरवर्ड मार्केट में, यानी डेरिवेटिव बोलते हैं, वहाँ से मुझे 20 रुपये मिल जाएंगे, मेरे जेब से 130 गए और मुझे शेयर मिल गया, ओनरशिप। ये किस्सा कब होगा? जब सच में मुझे शेयर खरीदना था। मेरा मुद्दा, पर्पस इस पूरे ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट या लॉस कमाना नहीं था। मेरा सेम मुद्दा था कि भैया महंगे में नहीं खरीदना, खरीदना तो है, महंगे में नहीं खरीदना। तो देखो वो पर्पस आपका अचीव हो गया, आपने खरीदा लेकिन महंगा भी नहीं पड़ा। ठीक है, इस पार्ट को जो है यहाँ हम बोला जाता है, हम बोलेंगे कि ये हो गया हेजिंग करना। इसे हेजर कहा जाता है। अगर मैं ये चीज़ चाहता हूं तो मैं बन गया हेजर। मैं बताऊंगा क्या होता है उसका मतलब। अब दूसरा किस्सा क्या होता है कि मुझे, बायर हो या सेलर हो, कोई मतलब ही नहीं था शेयर से। हम दोनों शेयर की प्राइस पे खेल रहे थे, यानी कि बैटिंग कर रहे थे एक तरह से। तो स्पॉट में कोई ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं करेगा, ना बायर करेगा ना सेलर करेगा। सिर्फ बायर के एंगल से अगर हम देख रहे हैं ना ये सारा, तो बायर 20 रुपए लेगा और अपना घर चला जाएगा। इसे कहते हैं गेन, सिंपल। तो ध्यान देना, ये जो पार्ट है, जब मेरा पर्पस सिर्फ फायदे या नुकसान का था, इस चीज को स्पेकुलेशन कहते हैं, और यहां पे मुझे स्पेकुलेटर कहलाया जाएगा। हु एम आई इन दिस केस? स्पेकुलेटर। स्पेकुलेशन करने वाला स्पेकुलेटर, हेजिंग करने वाला हेजर। तो आप देख रहे हो हेजिंग में ऐसे दो ट्रांजैक्शन होते हैं। स्पेकुलेशन में सिर्फ फॉरवर्ड मार्केट में खरीद बेच हो रहा है, स्पॉट मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें यहाँ पे पर्पस वगैरह ये सब मैटर करता है। ठीक है सर, अब मैं आपको यहाँ से डेरिवेटिव्स मार्केट को यूज़ करने वाले 3 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हमारे भी जो क्वेश्चंस हम देखेंगे उसमें ये 3 लोग ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे। या तो मैं हेजर कहलाऊंगा, या तो मैं स्पेकुलेटर कहलाऊंगा, या तो मैं आर्बिट्रेजर कहलाऊंगा। हेजर, स्पेकुलेटर, और आप बोल सकते हो आर्बिट्रेजर। ध्यान देना, हेजर रियली wants to buy the asset. He really wants to buy the asset. देखो, सो हम सिर्फ एक बायर की बात नहीं करते, हम दोनों साइडों से बात करते हैं। रियली वांटेड टू बाय और सेल द एसेट। सो हमारा क्या पर्पस था सर यहाँ पे? पर्पस वॉज टू reduce the risk of loss। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई नुकसान भी ना हो। लेकिन एक हिडन चीज़ यहाँ पे और होती है कि यहाँ पे फिर हमें प्रॉफिट भी नहीं होता। यहाँ पे फिर हमें प्रॉफिट भी नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं। तो हम प्रॉफिट का वैसे भी हमारा कोई पर्पज़ नहीं था। अगर मैं हेजर हूँ, मुझे सच में शेयर खरीदना था, मैंने 130 में खरीदा। आपको कहीं पे भी इस वाले पार्ट में प्रॉफिट नज़र आ रहा है क्या? ये पहले वाले पार्ट में नहीं आ रहा। दूसरे वाले पार्ट में देखो बराबर 20 रुपये का गेन नेट में आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों सर नज़र नहीं आ रहा? 130 प्रॉफिट थोड़ी हुआ, ये तो चीज़ को खरीदने की प्राइस हो गई। बराबर है, प्रॉफिट इतना है लेकिन मैं चीज़ भी तो खरीद रहा हूँ। तो मेरा पर्पज़ यहाँ पे प्रॉफिट का था ही नहीं सर, मेरा बस नुकसान नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हो 130 में खरीदने मिल रहा है 150 की चीज़, तो नुकसान कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये हो गई किस्सा। अब स्पेकुलेशन में क्या होता है, दिस गाय नेवर वांटेड, उसने वो ये वाला ट्रांजैक्शन तो किया फॉरवर्ड में, बाय सेल ये दोनों ने किया, हेजर ने भी किया, स्पेकुलेटर ने भी किया। लेकिन हेजर ने किया क्योंकि उसको सच में खरीदना था, और एट द एंड जाके जो ट्रांजैक्शन हुआ इसमें सेम स्पेकुलेटर के साथ भी वही होगा। बस वो 20 रुपये यहाँ से बायर लेके जाएगा हेजर में,
और 150 का शेयर भी खरीदेगा। स्पेकुलेटर घर चला जाएगा वहाँ से। नेवर वांटेड टू बाय और सेल द असेट। तो सर पर्पस क्या था? पर्पस वॉज जस्ट टू अर्न money on the assets volatile prices। जो असेट की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही थी उस पे गेम खेल के मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। और ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना बहुत रिस्क होता है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन इसमें एक हिडन चीज़ होती है, हाई लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। आपका पर्पज़ है प्रॉफिट लॉस का तो होगा सर प्रॉफिट लॉस, आपका पर्पज़ ही नहीं है तो नहीं होगा। तो ये किस्सा समझ आया। आर्बिट्रेजर वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, बट इसके बारे में लिख लेते हैं। ये बंदा क्या करता है पता है? और ये बंदा नहीं होता, मतलब तीनों में मैं हेजर भी बन सकता हूँ, मैं स्पेकुलेटर भी बन सकता हूँ, मैं आर्बिट्रेजर भी बन सकता हूँ। तो मुझे कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी कि कहाँ सर स्पेकुलेटर बनना है मुझे, कहाँ डिग्री मिल जाएगी, CA छोड़ो, ऐसा नहीं। मेरा पर्पस क्या है उस चीज़ में को डील करने का। ये सेम ट्रांजेक्शन हेजर ने भी किया, स्पेकुलेटर ने भी किया, लेकिन उनका पर्पस से पता चलेगा कि वो हेजर है कि स्पेकुलेटर है। ठीक है। फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी finds an opportunity where the assets prices are mismatched in different markets। दो अलग अलग जगह पे एक ही चीज अगर अलग अलग प्राइसेस पे बिक रही है, ध्यान देना, ये माउस आपके शहर में 500 का मिल रहा है, एग्जैक्ट सेम माउस मेरे यहाँ पे 400 का मिल रहा है, ठीक है, और लोग खरीद रहे हैं, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। 400 में यहाँ पे बिक रहा है, यहाँ से बंदा खरीद के ले जाएगा, और आपके शहर में 500 में बिक रहा है, वो वहाँ पे 450 में बेचेगा, 50 रुपए बिना किसी नुकसान के वो प्रॉफिट कमाएगा। तो ध्यान देना, पर्पस इज टू बाय चीप यानी सस्ता, सेल हाई यानी महंगा, और उससे क्या अचीव होता है सर? नो रिस्क। कोई रिस्क ही नहीं है इसमें, क्योंकि मैं पता करके जा रहा हूं कि कहां पे कितने में बिक रहा है। लिटिल प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट कम होता है, मैं बताता हूं क्यों। नो लॉस, और लॉस तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर लॉस होने वाला होता तो आर्बिट्रेजर हाथ ही खींच लेता है, बोलता है मुझे नहीं करना ये सब काम। चलो ध्यान देना। अब आप बोलते हो कि सर इसमें प्रॉफिट कम कैसा है? यहाँ देखो, ये नो रिस्क वाला वहाँ आ गया, नो लॉस भी वहाँ आ गया, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आया है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आर्बिट्रेजर चालू कर देगा ये 400 से यहाँ पे खरीद के 450 में वहाँ बेचना, तो मार्केट में ट्रेंड सेट हो जाएगा। अब भी कोई और बंदा यहाँ से 400 में ले जाके फिर वो 440 में बेचना चालू कर देगा, तो प्राइसेस देखना किस धीरे धीरे कम आती है। अब तीसरा बंदा क्या करेगा, 400 में लेके जाएगा, 425 में ही बेचेगा, कोई 410 में बेचेगा, फिर लोग 405 में आपके शहर में बेचने लग जाएंगे, और धीरे धीरे करते करते दोनों शहरों की प्राइस ऑलमोस्ट मैच कर जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आर्बिट्रेजर के लिए अपॉर्चुनिटी जो वो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा था वो खत्म हो चुकी होगी। अपॉर्चुनिटी खत्म तो आर्बिट्रेजर का काम भी खत्म, अब उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, फिर से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, और फिर से कहानी रचनी पड़ेगी। तो ओवर अ पीरियड ये होता है कि अपॉर्चुनिटी जब तक होती है लोग अपना हाथ डालते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और धीरे धीरे प्रॉफिट आपका कम होते जाता है, और कम होने के बाद में एक टाइम ऐसा आता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, अपॉर्चुनिटी खत्म तो प्रॉफिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, तो ये 3 लोगों के बारे में आपको समझ में आ गया? ठीक है सर।
एक चीज़ तो समझ में आ गई। अब मैं वापस आता हूँ अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे जहाँ पे मैं एक्चुअल में शेयर खरीदना चाहता था। तो मैंने 20 रुपये लिए सेलर से सेटलमेंट के, और मार्केट में गया, अपने जेब से 130 डाले और शेयर खरीद लिया। तो मुझे वो शेयर कितने में पड़ा? सिर्फ 130 में पड़ा। अगर मैं स्पेकुलेटर होता तो मैं 20 रुपये लेता इस मार्केट से और घर चले जाता। मुझे कोई लेन देन नहीं है स्पॉट मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन एक दिक्कत आएगी सर, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर उस दिन सच में मार्केट प्राइस 110 चले जाती, 150 गई तो फायदा किसको हुआ? बायर को हुआ। अगर 110 चले जाती तो सेलर 130 में ही बेचता और मैं 130 में ही खरीदता। ध्यान देना, जब मार्केट में वो चीज 110 की चल रही होती, मुझे 130 में खरीदना पड़ता, क्योंकि ये एग्रीमेंट आप कर चुके थे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मुझे 20 का नुकसान और सेलर को 20 का फायदा होता। तो ये सारा खेल डिपेंड करता है, मुझे फायदा होगा कि नहीं, उसे फायदा होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है उस दिन स्पॉट मार्केट में उस असेट की क्या प्राइस है। 150 है तो बायर को फायदा, 110 है तो सेलर को फायदा। बट अब ध्यान देना, ये क्या, ये तो ऐसे तो एग्रीमेंट सारे होते जाएंगे, पर एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। प्रॉब्लम ये आएगी सर कि जिस किसी का भी, ये तो एक शेयर पे हो गया, 1000 शेयर पे कितना होता है, थोड़ा कैलकुलेट करना। 20,000 रुपए का नुकसान मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और जिस दिन सेलर मुझसे ये पैसा लेने आएगा, प्रैक्टिकली सोचो, एग्रीमेंट तो हम दोनों के बीच में हुआ था, कोई तीसरा पर्सन है ही नहीं। बैंक नहीं है, पुलिस नहीं है, मतलब पुलिस तो बाद में आएगी, बैंक नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कुछ कोई भी नहीं है। तो ये 20,000 रुपए जब आप मुझसे लेने आओगे, मैंने हाथ खड़े कर दिए तो, मैं भाग गया तो, मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो, मेरे एड्रेस पे मैं मिला नहीं तो, आप क्या कर लोगे? इस 150 के केस में जब मैं आपसे 20 रुपए लेने के आऊं, 20,000 रुपए लेने के लिए आऊंगा, तब आपने फोन नहीं उठाया तो, आप भाग गए तो क्या होगा? ऐसे टाइम पे रिस्क अराइज होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भाई मेरे यही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज अगर नुकसान हो रहा है तो डिफॉल्ट कर सकती है। दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या सर इसका क्या 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 सॉल्यूशन है? ध्यान देंगे अब यहाँ पे तो बताऊंगा, इंटरेस्ट आएगा तो बताऊंगा। चलो नेक्स्ट पेज पे एक और पॉइंट चालू करते हैं। हाउ एवर, ऐसे ही लिखते हैं ना, बहुत बढ़िया सी चीज़, कोई अगला पेज पलटाना होता है या फिर कहीं एक चैप्टर नया चालू हो रहा होता है, हाउ एवर एक एकदम ट्विस्ट लाना होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ वन ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक है भाई? उसको बोलते हैं डिफॉल्ट का रिस्क। डिफॉल्ट का रिस्क का मतलब होता है पार्टीज कैन डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। सो अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना मालिक। व्हाट इज द सॉल्यूशन? डू वी हैव अ सॉल्यूशन? यस सर, वी हैव अ सॉल्यूशन। सीधा सीधा मैं नो बोल देता, कहानी खत्म, आप घर जाओ मैं घर जाता। कहानी कैसे आगे बढ़ती? एक सॉल्यूशन है, हम एक काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी ना, ये जो दो लोग थे, बायर और सेलर, ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं। ये कौन था? बायर। ये कौन था? सेलर। हम एक और पार्टी को बीच में कर देते हैं इंट्रोड्यूस। ठीक है, क्या होगा पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद बातें करेंगे। इंट्रोड्यूस ए गारंटर। आया ना मज़ा? इस गारंटर को हम कहेंगे इंटरमीडियरी, जो कि और कोई नहीं, एक्सचेंज रहेगा। एक्सचेंज विल टेक
the risk of default and in return it will ask for, और या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं exchange will take the risk of default, also it will ask for initial margin, जिसे हम डिपॉजिट कहेंगे, रिफंडेबल, टू प्रोटेक्ट itself from losses। अब ध्यान देना, बायर और सेलर अब सीधा एक्सचेंज के पास जाएंगे, एक्सचेंज के पास जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बायर और सेलर को अब एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं। बायर को जरूरत नहीं है सर कि जानू मैं सेलर कौन है, सेलर को जरूरत नहीं है कि जानू मैं बायर कौन है। बायर जब एक्सचेंज के पास जाएगा तो इससे कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा, सेलर जब एक्सचेंज के पास जाएगा तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बेचेगा। बदले में ये जो एक्सचेंज है ये गारंटी देगा बायर को कि भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट मैं इसके साथ मैच तो करवा दूंगा तुरंत, मेरा सिस्टम बहुत बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, सेकंड्स में काम होता है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट में मैच तो करवा दूंगा इसके साथ, पर अगर सेलर ने मेरे साथ डिफॉल्ट किया तो मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगा, और तूने मेरे साथ किया तो मैं सेलर के साथ नहीं होने दूंगा। यानी बायर को अब सेलर के डिफॉल्ट करने की चिंता नहीं, सेलर को अब बायर के डिफॉल्ट करने की चिंता नहीं, ये भाई साहब गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, समझ गया? तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे और आ गई कि अब अगर किसी भी पार्टी ने डिफॉल्ट करा तो नुकसान एक्सचेंज का होगा, दोनों में से किसी का नहीं होगा, एक्सचेंज का होगा। और ये एक्सचेंज को पता है, इसीलिए जब आप मेरे पास आओगे या जब आप मेरे पास आओगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तब स्टार्टिंग से ही मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि इसमें मुझे नुकसान कितना हो सकता है। ये वाला आइडिया है आपको यहाँ पे, ये जब मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, ये क्या है इनिशियल मार्जिन, ये वही चीज़ है। मैं पता लगा लूंगा कि अब मुझे नुकसान कितना हो सकता है और मैं उतना पैसा आपसे डिपॉजिट मांग लूंगा। तो आपका भी डिपॉजिट मेरे पास है, आपका भी डिपॉजिट मेरे पास है। ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस बनता है, एक का प्रॉफिट एक का लॉस तो जरूर बनेगा। वो एक्सचेंज क्या करेगा, अगर बायर का प्रॉफिट हुआ तो बायर के दिए गए डिपॉजिट में उसका प्रॉफिट ऐड करके बायर को वापस दे देगा। सेलर का नुकसान हुआ तो सेलर के दिए गए डिपॉजिट में से पैसा काट लिया जाएगा और बचा हुआ वापस दे देंगे। कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि डिपॉजिट कम पड़ रहा है, क्योंकि इनिशियल मार्जिन जमा कराने के बाद में भी एक मिनिमम लेवल स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड कर लेता है। उसके नीचे अगर किसी का भी बैलेंस आया तो आगे बढ़ने के पहले और पैसा मांगा जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको मार्किंग टू मार्केट कहते हैं, हम बाद में बात करेंगे। सारा का सारा अभी बताऊंगा तो माथा खराब हो जाएगा। तो ये जो सारा ट्रांजैक्शन हुआ सारा का सारा एक्सचेंज पे हुआ, इसीलिए इसको, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ इस ट्रांजैक्शंस को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है सर। दिस इज कॉल्ड एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ आया आपको डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में? फॉरवर्ड और फ्यूचर्स का पर्पस दोनों का सेम ही है, कोई तकलीफ का काम नहीं है, दोनों एक दूसरे को कोई तकलीफ नहीं देते। इससे और उसमें कोई अलग अलग चीज नहीं है, पर्पस सेम ही होता है ट्रांजैक्शन करने का। सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट का रिस्क होता है, फ्यूचर्स में नहीं होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो लोग आपस में कहीं पे भी बैठ के बना सकते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक्सचेंज पे ही जाना पड़ता है। ठीक है, एक चीज मैं दिखा रहा हूं, ये बता रहा हूं, देखो डिफॉल्ट का रिस्क यहां होता है, यहां नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको फ्यूचर्स के लिए आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, तभी वो एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके लिए सर नहीं जाना पड़ता। मैं थोड़ा सा पेन बदल लूँ क्या, ये
बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है, यहाँ नहीं होता। इसके लिए एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, इसके लिए नहीं जाना पड़ता। या तो आप ऐसा बोलो ये ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होता है और ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है। ये ओवर द काउंटर, ये एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है, एक चीज। इसके बाद यहां पे इनिशियल मार्जिन होता है, यहां पे इनिशियल मार्जिन नहीं होता। यहां पे कोई भी असेट आप ट्रेड कर सकते हो, फ्री टू चूज असेट्स। यहां ऐसा नहीं है, लिमिटेड असेट्स है वहां पे, फ्री नहीं हो। असेट्स तो चूज कर सकते हो, जो है लिस्ट में वही। यहाँ पे डेट आप कोई भी डिसाइड कर सकते हो, वहाँ पे फ्री नहीं, वहाँ पे जो डेट एक्सचेंज ने दी है वही डिसाइड करनी पड़ती है। सो देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है, जिसके बारे में प्रॉपर डिफरेंशिएशन आपको वॉल्यूम 3 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉरवर्ड फ्यूचर समझ में आया। फ्यूचर्स के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे ही आप फ्यूचर्स के सेगमेंट में आते हो, आप जब ऑप्शन चूज करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, फ्यूचर्स, कॉल और पुट। ये जो कॉल और पुट है ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का है। जो ये तीसरा पार्ट है ना हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बहुत देर बाद डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम उसके बारे में छोड़ देते हैं। सबसे पहले फ्यूचर्स देख लो। अब फ्यूचर्स में वही मैं ICICI टाइप करता हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना क्या आता है, आएगा, कहाँ गया, ये देखो। अब अगर आप ICICI बैंक टाइप करते हो तो आपको समझ आ रहा है सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। सेम चीज के 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं। स्पॉट मार्केट में एक ही शेयर मिलता है, लेकिन यहां पे ICICI बैंक के 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 6 अगस्त है, इसीलिए आने जो करंट मंथ चल रहा है उसका आखिरी थर्सडे, अगले महीने का आखिरी थर्सडे और उसके भी अगले महीने का आखिरी थर्सडे, करंट मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और सेकंड मंथ जो होता है। 3 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अवेलेबल होते हैं इक्विटी के फ्यूचर्स में, और वो भी सारे एक्सपायर होते हैं आखिरी थर्सडे को। कैलेंडर में निकाल के देख लो, ये सारी डेट्स आखिरी थर्सडे पे आ रही है, आखिरी थर्सडे, लास्ट थर्सडे, ठीक है। तो एक चीज आपको ये क्लियर हो गई। अब मान लो 25 तारीख आ गई, आज 26 आ गई, 25 तारीख खत्म हो गई, 26 चालू हो गई। जैसे ही 26 तारीख की अगस्त को आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, वो हट जाएगा वहां से, और अक्टूबर के नीचे नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा आखिरी थर्सडे की डेट का। अब मैं मान लो अगस्त चूज कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैंने अगस्त चूज कर लिया, तो अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं। ICICI बैंक का फ्यूचर से 25 अगस्त की एक्सपायरी है उसकी 2022 में, और कौन से सेगमेंट से ले रहे हो आप, NSE के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट से आप खरीद रहे हो, जिसपे प्राइस चल रही है 835.55। ये फ्यूचर की प्राइस है सर। आगे अगर आपको लगता है कि इस महीने के आखिरी गुरुवार को ICICI बैंक का शेयर इतने में ट्रेड हो सकता है, या इससे आप मान के चलो कि इससे ज़्यादा ही होगा अगर स्पॉट मार्केट में, तब जाके आपको 835 में खरीदना फ़ायदेमंद है। आपको अगर इससे भी ज़्यादा लग रहा है तो, क्योंकि उस दिन अगर 850 रुपये प्राइस रहा और आपने तो 835 में खरीदा, 15 रुपये आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने कम में खरीदा। प्राइस उस दिन ज़्यादा चल रही है। अब सारा खेल है उस दिन एक्चुअल में प्राइस क्या होती है। अगर उस दिन एक्चुअल में प्राइस आपकी, ध्यान देना, 820 रुपये ही हुई, आपने तो 835 में खरीदने का वादा कर लिया था, 15 रुपये का आपका नुकसान यही स्टॉक एक्सचेंज जिसने आपको ये फ्यूचर्स दिया आपके मार्जिन अकाउंट में से काट लेगा, बचा हुआ चिल्लर पैसा आपको वापस कर देगा, ठीक है। जैसे ही आप ये डालते हो उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप बाय करना चाहते हो कि सेल करना चाहते हो। ध्यान देना, आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में आप देखना क्वांटिटी ऑटोमेटिक 1375 आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, चिल्लर चपाटी का काम नहीं होता फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, और इसी वजह से आज तक आपको अपनी लाइफ में डेरिवेटिव्स के बारे में ज़्यादा सुनने में नहीं मिला, क्योंकि कम से कम कुछ लॉट होता है यहाँ पे, कम से कम इतना पैसा डालना ही पड़ता है। अब आप अगर स्पॉट मार्केट में जाते हो ना, NSE के इसमें या BSE के इसमें, एक शेयर 10 रुपये का भी अगर होगा तो वो भी कोई भी खरीद सकता है, तो बहुत लोग उतर जाते हैं उसके अंदर में मार्केट में। यहाँ कम से कम आपका कुछ पैसा सेट होता है कि हाँ ठीक है, 12,000, 15,000, 20,000 के नीचे कोई बात ही नहीं होगी। तो बहुत सारी पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो होता है वो हट जाता है।
वो इस अपॉर्चुनिटी को लेता ही नहीं। अभी आपके आसपास कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि हाँ ठीक है यार फरारी का कोई देखने मिल रहा है या फिर फरारी के देखने, तो फरारी के बारे में आपने सिर्फ नाम सुना है क्योंकि टीवी में आ गया। रियल लाइफ में एक्चुअल में कैसे चलती है, अंदर क्या होता है क्या नहीं, ये सब कहाँ आपने पर्सनली देखा हो। ठीक है, चलो, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग देखो अपनी लाइफ में, मुझे भी देखने का मौका मिले। अब मान के चलो मैं सिर्फ 50 शेयर्स मैं ICICI बैंक का फ्यूचर्स खरीदना चाहता हूँ। देखो मैसेज क्या आ रहा है, ऑर्डर क्वांटिटी कैन नॉट बी लेस देन 1375। ठीक है, 1375 से कम नहीं, ज़्यादा तो हो सकती है, ले लो 1380 कर दिया। अरे 1380 कर दिया। ऑर्डर क्वांटिटी मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 1375। इसका मतलब आप 1375 या उसके मल्टीपल में ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। 1375 के साइज़ का एक लॉट माना जाता है, ऐसे 2 लॉट लोगे तो 1375 इंटू 2 हो जाएगा। और हर एक का 1375 में हर एक का प्राइस है 835 रुपीज़। अब अगर आप कैलकुलेशन लगाते हो 1375 इंटू 835 तो वो होता है 11,48,000 रुपीज़। जस्ट इमेजिन, 11,48,000 का कॉन्ट्रैक्ट कम से कम है, शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट है ये, सिर्फ 11,48,000 का ICICI बैंक के फ्यूचर्स में। कहाँ से लोग पैसा डालेंगे? हाँ, एक चीज़ समझो, 11,48,000 की फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, दैट डजंट मीन आपको पूरा देना है, क्योंकि आप 1375 शेयर खरीद नहीं रहे तो 11,48,000 भी पैसा देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस पे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान 25 अगस्त तक जितना हो सकता है वो एक्सचेंज निकाल लेगा और आपको उसका ही परसेंटेज, यानी कि मान लो 20% नुकसान हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर, तो 11,48,000 11,48,000 का 20% ही आपको एज अ मार्जिन जमा करना पड़ेगा। वो भी सर हो जाता है 2,30,000 रुपए। बताओ कैसे कोई साधारण सा इंसान इसमें रोज ट्रेड करने लग जाएगा? एक जगह पे 10 रुपए का शेयर पॉसिबल है खरीदना। अभी ICICI बैंक का शेयर ले लो, 800 850 चल रहा होगा, वो तो कोई भी खरीद लेगा। 800 850 रुपए तो निकाले जा सकते, 2 लाख रुपए कहाँ से निकालोगे, भले ही डिपॉजिट के क्यों ना हो। इसलिए बहुत सारी कैटेगरी वहाँ से हट जाती है और रिस्क भी ज़्यादा है, नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपने आज तक लाइफ में ज़्यादा सुना नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये सब पता चल गया आपको। आप देख रहे हो ना कि फ्यूचर्स तो एक्सचेंज पे ही मिल रहा है, इसीलिए उसको एक्सचेंज ट्रेडेड कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो आपने अभी देख ली। हमने देखो डेरिवेटिव्स का मतलब समझा, उसके अंदर क्या क्या आते हैं वो समझा, डेरिवेटिव्स के टाइप देखे हमने क्या होते हैं। फॉरवर्ड फ्यूचर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। ऑप्शन और स्वैप्स हम बाद में देखेंगे। स्वैप्स जो है सर आपका, ये मोस्टली आपका कवर होगा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में, जिसे हम IRRM कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने असेट बताया, असेट क्या क्या तरीके के हो सकते हैं। आप देखो इक्विटी भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, कमोडिटी और करेंसी भी हो सकता है। कमोडिटी में गोल्ड का भी फ्यूचर मिल जाएगा, सिल्वर का भी फ्यूचर मिल जाएगा, बाजरा राइस सबका फ्यूचर मिलता है सर यहाँ पे। इंडेक्स में भी निफ्टी का फ्यूचर मिलता है। आप देखो सिर्फ शेयर्स का नहीं, इंडेक्स का भी फ्यूचर्स मिलता है। स्पॉट मार्केट में इंडेक्स नहीं खरीद सकते, लेकिन फ्यूचर्स में इंडेक्स खरीद बेच सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब चलता है। कब खरीदा बेचा जाता है हम डिस्कस करेंगे। कमोडिटी देख लो इधर में, गोल्ड सिल्वर, और करेंसी में USD, यूरो, येन, कैनेडियन डॉलर, ये सब फॉरेक्स वाले चैप्टर में आएगा। इसके बाद हमने देखा कि सर इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि देखो रिटर्न कितना ज़्यादा होता है डेरिवेटिव्स मार्केट में। हमने लॉस भी देखा कि उतना ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि कब फ़ायदा कब नुकसान हो सकता है, और अल्टीमेटली एक ही कंक्लूजन निकला कि साला ये तो डिफ़ॉल्ट कर सकता है यहाँ पे पार्टी। और डिफ़ॉल्ट के लिए हमने बनाया कि भाई हाँ ठीक है यार, डिफ़ॉल्ट अगर कर सकते हैं तो एक सोल्यूशन निकाल लो, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डील करो, फॉरवर्ड में मत करो, क्योंकि फ्यूचर्स में एक्सचेंज इंटरमीडिएट होता है और सारी कहानी एक्सचेंज के हिसाब से चलती है, क्योंकि एक्सचेंज एक गारंटी देता है आपको। ही इज़ अ गारंटर, इंटरमीडिएट एंड एक्सचेंज, जो कि रिस्क लेता है डिफ़ॉल्ट का और आपसे मार्जिन मनी भी डिपॉजिट्स का ले लेता है, उसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, हमने देखा कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स को इस्तेमाल करने वाले कौन कौन लोग होते हैं। हेजर, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेजर। हेजर का पर्पस क्या होता है? रिस्क नहीं होना भाई, नुकसान नहीं होना, तो बस वैसा सा ट्रांजैक्शन करना है। स्पेकुलेटर में क्या होता है कि भैया मैं तो नुकसान फ़ायदे के लिए आया हूँ, तो नुकसान का जो रिस्क है वो भी उठाने तैयार हो, तो वहाँ पे हाई रिस्क होता है, हाई प्रॉफिट होता है, हाई लॉस होता है। आर्बिट्रेजर के केस में वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता है इधर उधर की। एक चीज़ दो मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे है, तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचो, फ़ायदा होगा बिना किसी रिस्क के। कम होगा लेकिन होगा।
ठीक है सर, यहाँ पे कहानी को हम करते हैं ख़त्म और सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन में। अब क्या होगा ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने वाली, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। डेरिवेटिव चैप्टर ही ऐसे पूरी दुनिया समझानी है अगर आपको, तो स्टार्टिंग से मेरे को थोड़ा सा तो वो लगेगा, टाइम लगेगा, फिर तो क्वेश्चंस पे आएंगे। अब क्या होगा, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो आप पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। इस क्वेश्चन को भी करने को थोड़ा टाइम तो लगेगा सर। ठीक है सर, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच पोजिशन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर गिव्स अ हेजर। अब बात क्या आती है, पहले तो धीरे धीरे चलो, पोजीशन की बात हो रही है ना यहाँ पे। ये देखो पोजीशन, सर दो तरह की पोजीशन होती है, ध्यान से समझना, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ही होता है कि हम खरीदना चाहते हैं उस चीज़ को, शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है कि हम बेचना चाहते हैं उस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद में बात आती है इंडेक्स फ्यूचर की, इक्विटी नहीं इंडेक्स। तो यहाँ पे असेट हो गया ना, ये दूसरे तरह का, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये जब हम बात कर रहे थे कि असेट, कौन सा असेट खरीदा बेचा जाता है, इंडेक्स। इंडेक्स कैन बी निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनीथिंग। तो ये हो गया सर इंडेक्स फ्यूचर, जिसे खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है। गिव्स अ हेजर, हेजर का मतलब क्या, यहाँ क्या पर्पज है हमारा, नो रिस्क, और रिस्क नहीं है तो लॉस नहीं होना इसका मतलब, और लॉस नहीं तो प्रॉफिट का तो हमें देखना भी नहीं है कि फ़ायदा होना, हमें सिर्फ इतना समझना है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बात आती है कंप्लीट हेज। कंप्लीट हेज का मतलब ज़ीरो रिस्क। ठीक है, और यहाँ बात होगी बीटा की, क्योंकि बीटा इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क। ठीक है, और अगर बीटा कुछ भी है किसी चीज का तो वो हमें जीरो पे लाना है। इसका मतलब जो भी बीटा है, हमारा पर्पस है कि वो जीरो पे आ जाना चाहिए, इसीलिए उसे कंप्लीट हेज कहते हैं। आधा हेज होता तो हम आधा ही बीटा लाते। ठीक है, अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, अब ध्यान देना, द शेयर ऑफ राइट लिमिटेड इज गोइंग टू राइज। अब यहां से पता है आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है ये 5 मिनट का काम रहेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ गया तो अब मैं आता हूं यहां पे, थोड़ा सर करते हैं ना बात, सब्र रखो, क्योंकि ये चीज आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस में काम आने वाली है 67 में से, तो थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल, थोड़ा धीरे धीरे लेंगे। मान लो ये है टाइमलाइन, 3 महीने की टाइमलाइन होगी मेरे पास में। यहाँ पे स्पॉट मार्केट में आप ले लो, कौन सा शेयर ले, रिलायंस, छोटा कोई नाम, टाटा का ले लो। अब टाटा में मोटर्स वोटर्स सब ले, मैं टाटा सिंपल ले रहा हूँ। ठीक है, टाटा मोटर्स ही ले लो यार, फिर बाद में आप लोग चिल्लाते हो, जो है वो लो। अब टाटा मोटर्स का मेरे पास में शेयर है 100 रुपये का, मान लो। ठीक है, मैं ये शेयर नहीं बेचना चाहता अगले 3 महीने तक, नहीं बेचना चाहता। ठीक है, मत बेचो सर, क्या मतलब है, मतलब कौन आपको फोर्स कौन कर रहा है बेचने के लिए, कोई नहीं, लेकिन मुझे डर है कि ये शेयर गिर जाएगा प्राइस में, और मेरे पास ऐसे 1 लाख शेयर है, ये तो एक शेयर की प्राइस लिखा है, 1 लाख शेयर है मान लो, अगर होते तो, प्रैक्टिकली नहीं है, अगर होते, और आपको डर है कि यार मेरे तो शेयर की कीमत यहाँ पे 70 हो जाएगी, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे 30 रुपये का नुकसान हो जाएगा 3 महीने में। दिख रहा है क्लियर क्लियर। ठीक है, तो अब आपका पर्पज़ क्या है, नुकसान से बचना। प्रॉफिट कमाना पर्पज़ है क्या, नहीं, प्रॉफिट कमाना नहीं है। आप तो डिविडेंड मिलेगा बीच में 3 महीने में तो उसमें भी खुश हो जाओगे, लेकिन आपका सिर्फ ये है कि जो आपकी वैल्यू है 100 रुपये की, वो गिरनी नहीं चाहिए। यानी कि अगर गिर गई 30 रुपये से, 70 तो होनी है, उसका आप क्या कर सकते हो, पकड़ के थोड़ी रखोगे, 70 तो होनी ही है, अगर होनी है तो क्या कहीं से ऐसा पॉसिबल है कि हमें फ़ायदा हो जाए उतने ही अमाउंट का, तो 70 भी हो जाएगी तो हमें कोई नुकसान नहीं, 70 का वहाँ है, 30 रुपये मेरे जेब में, तो 100 तो वैसे भी हो गए। पैसे से मतलब है ना,
100 का 100 होना चाहिए, वहाँ 70 तो होना अगर कंफर्म है, यानी 30 का लॉस कंफर्म है, तो कहीं और से इसी चीज़ की वजह से 30 का फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ध्यान देना। और अब आपको मदद लेनी पड़ेगी फ्यूचर्स मार्केट की। फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स का आप खरीदिए फ्यूचर्स। अब बात आती है कि खरीदना कि बेचना, खरीदना या बेचना। आपकी जो पोजीशन थी यहाँ पे वो थी लॉन्ग, और आप मान के चलिए यहाँ पे भी आप टाटा मोटर्स का फ्यूचर्स खरीद लेते हैं 100 रुपए का। अब एक्चुअल में देखा जाए तो 100 का इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं पड़ेगा, इसका जो भी 20% होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बस उतना ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों जगह पे स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स में असेट कौन सा है? टाटा मोटर्स, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशन 1-on-1 है, ठीक है। अब अगर टाटा मोटर्स 10% से गिर गया तो दोनों जगह गिरेगा, क्योंकि असेट तो सेम है ना सर, ऑलमोस्ट इम्पैक्ट सेम ही पड़ेगा। तो ये भी 70 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ली थी लॉन्ग पोजीशन, यानी कि खरीदा था 100 में, और अब आप कर रहे हो शॉर्ट उसको। अपोजिट ही जाओगे ना, पोजीशन को क्लोज करने के लिए जो लिया था वो बेचोगे। अभी इसमें फ़ायदा निकालना है तो खरीदा है तो बेचो तो सही पहले, तब तो फ़ायदा निकलेगा। तो शॉर्ट करोगे तब, इसको भी कर लो, इसको शॉर्ट करो या मत करो फिर भी आपका, तो ऐसे से तो आपका सर नुकसान बढ़ गया। कहाँ हेजिंग हुई? नुकसान तो बढ़ गया। हेजिंग तो तब कहते हैं ना कि नुकसान कम या ज़ीरो हो जाता, तो ठीक है। एक गलती कर दी आपने। आपको इतना समझना चाहिए कि जब ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन में टाटा मोटर्स में ले चुका हूं तो वापस लॉन्ग क्यों ले रहा हूं? नुकसान हुआ तो डबल हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो डबल हो जाएगा। मेरा पर्पस प्रॉफिट का है ही नहीं, नुकसान से बचने का है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कहीं से अगर 30 का नुकसान हो रहा है तो उतना ही कहीं से फायदा हो जाए, यानी कि जो इंपैक्ट, अगर बुरा इंपैक्ट यहां पड़ा तो अच्छा इंपैक्ट यहां पड़ना चाहिए, अच्छा इंपैक्ट यहां पड़ा तो बुरा इंपैक्ट यहां पड़ना चाहिए, अपोजिट पड़ना चाहिए ना इंपैक्ट। तो पोजीशन भी तो अपोजिट ले लो मालिक। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि पोजीशन बदल दो। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है टाटा मोटर में स्पॉट मार्केट में, तो फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन ले लो। कहानी सिंपल। 100 रुपये में बेचा, मार्केट तो गिरना है तो गिरेगा, 100 रुपये में बेचा, 70 में खरीदा, 30 का फायदा। सही बोल रहा हूं? 30 का फायदा, नुकसान और फायदा ज़ीरो। ये हो गई पहली सिचुएशन। अब आता हूं सर मैं। अब आपको एक चीज़ तो इससे समझ में आ गई कि अपोजिट लेना ज़रूरी है, अपोजिट पोजीशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको कैसे टेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसी चीज़ को एक काम करते, कॉपी पेस्ट करते, बढ़िया हैंड राइटिंग लिखे, धीरे धीरे लिखो एक बार में। पहले तो इसे करो डिलीट। अरे यार क्यों डिलीट करा? चलो कोई बात नहीं, इसे कॉपी कर ही रहे हैं वैसे भी हम। मालिक डुप्लीकेट। अब आ जाओ दूसरी पोजीशन पे सर, ध्यान देना। अब हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे हमारे सिस्टम में। आपने ना टाटा मोटर्स का शेयर नहीं खरीदा, ये सब हटा दो। अब ले लो कि आपने जो खरीदा है वो कोई ऐसा शेयर खरीदा जो कि फ्यूचर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपको बताता हूँ, ध्यान देना। आप देखना फ्यूचर्स में आप टाटा मोटर्स टाइप करके देखो, टाटा मोटर्स आता है। शेयर्स में भी टाइप करोगे तो टाटा मोटर्स आ रहा है, यानी कि दोनों जगह टाटा मोटर्स है। लेकिन आप शेयर्स में टाइप करो नाइका, नाइका का शेयर्स दिख रहा है आपको। आप यही चीज़ का फ्यूचर्स ढूंढो फ्यूचर्स मार्केट में, देखो कुछ नहीं आया।
यानी नायका का अगर स्टॉक खरीदा होता और उस पे हेजिंग करनी होती तो मैं तो कर ही नहीं पाता ना सर। 5-6 हज़ार स्टॉक होंगे एनएससी पे, सारे के सारे फ्यूचर्स में अवेलेबल ही नहीं हैं। जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बिकवाली होती है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे है, सब नहीं है। तो ऐसे केस में नायका की पोजीशन को कैसे हेज करा जाए? नायका भी छोड़ दो, आपने अगर 5 तरह के शेयर्स अलग अलग क्वांटिटी में खरीद के या रखा है यहाँ पे, तो यानी पोर्टफोलियो बना के रखा है। आप देखो, मैं बताता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है सर। 22 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, 33 लैक्स का अभी तो नुकसान है आज का 36,000 का, एक दिन का, वो तो चलते रहता है, कभी प्रॉफिट कभी नुकसान। तो 34 लैक्स का जो मेरा पोर्टफोलियो है, इसको मैं कैसे हेज करूंगा? मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से थोड़ी फ्यूचर्स मार्केट में अवेलेबल होगा। तो ऐसे टाइम पे क्या मैं हेज कर ही नहीं सकता? कर सकता हूं। लेट्स से कि मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, तो अब इस पोर्टफोलियो 100 रुपए के पोर्टफोलियो को मैं हेज कैसे करूं? वो चीज मार्केट में फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है। ऐसे टाइम पे काम आता है आपका इंडेक्स फ्यूचर। आप किसी भी शेयर्स को, किसी भी पोजीशन को इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं और इंडेक्स से हेजिंग हो सकती है। इसके बीच में आएगा इन दोनों के बीच का रिलेशन, जिसे कहा जाता है बीटा। इन दोनों के बीच के रिलेशन को कहा जाता है बीटा। सो पोर्टफोलियो का बीटा निकालो, वो इसके हिसाब से चलता है मार्केट। ये इंडेक्स यानी क्या है? मार्केट। तो बीटा काम आएगा आपको। यहां पे भी देखा जाए तो बीटा काम आया था, लेकिन टाटा मोटर्स का बीटा टाटा मोटर्स के साथ 1 ही होता है, इसलिए लिया ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमें। यहां अगर पोर्टफोलियो का बीटा हम मान ले, ध्यान देना, पोर्टफोलियो का बीटा मान लो 1.2 है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि अगर कोई ऐसी चीज स्पॉट मार्केट में है जिसका फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसको हेज करने के लिए आप इंडेक्स फ्यूचर्स ले सकते हो, निफ्टी फ्यूचर्स। देखो, मैं फिर से आ जाता हूँ ट्रेड नाउ पे और एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में। मेरे पास यहाँ पे कई सारे हैं। देखो, निफ्टी का मेरे पास में इंडेक्स अवेलेबल है, ये मैं फ्यूचर्स ले लूँगा, ये फ्यूचर्स ले लूँगा तो मैं हेज कर पाऊँगा। अब ध्यान देना, अब आपने क्या करा, आपने 100 रुपये का इंडेक्स ले लिया, ठीक है। आपको एक चीज़ तो पहले समझ आ गई थी कि भैया अपोजिट पोजीशन लेना है, लॉन्ग का लॉन्ग मत लो, लॉन्ग है तो इधर शॉर्ट लो, तो मैंने लिया शॉर्ट। और अब ठीक है, ये थोड़ा सा बदल जाएगा अब सीन। अब मान लो मार्केट गिरता है 10% से, मार्केट बढ़ता है मार्केट को आप एक काम करो, गिरा दो 10% से, ठीक है। अगर मार्केट 10% से गिरा तो इंडेक्स फ्यूचर की 3 महीने बाद की वैल्यू क्या होगी सर? 90 रुपये। और ये 90 पे आप क्या करोगे? लॉन्ग, क्योंकि आपने पहले शॉर्ट करा था। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्या फ़ायदा होगा नुकसान होगा? सर फ़ायदा होगा। 100 में बेचा था, 90 में खरीदा, 10 का फ़ायदा होगा। अब आप बात करते हैं पोर्टफोलियो की। अगर मार्केट 10% से गिरा है तो पोर्टफोलियो कितने से गिरता है सर? 1.2 इंटू 10, यानी कि ये गिरता है आपका 12% से। ये तो मानते हो बात को? बीटा का मतलब क्या? यही हुआ ना, मार्केट के कंपैरिजन में कितना इंपैक्ट पोर्टफोलियो पे पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 88, जिस पे आप करोगे लॉन्ग, नहीं शॉर्ट, बेचोगे। बेचना है बेचो, नहीं बेचना है मत बेचो, लेकिन आपका जो नुकसान होगा अनरियलाइज्ड रियलाइज्ड वो होगा 12 रुपए का। यानी कि टोटल करोगे तो अभी भी नुकसान दिखेगा। कम तो हो गया नुकसान, जीरो नहीं हुआ, कंप्लीट हेजिंग नहीं हुई। क्या गलत कर दिया सर? आपने पहले सिखाया था कि लॉन्ग का शॉर्ट करना है, करा, हमने लॉन्ग का शॉर्ट करा, फिर भी क्यों नहीं आया जीरो? एक चीज गलत हो गई बस यहां पे, आपने जो इंडेक्स में 100 रुपए की पोजीशन ली है ना, वो गलत हो गया। वो इसलिए गलत हुआ कि पहले बीटा जो था 1 था,
तो जितनी टाटा मोटर्स में चेंज था उतना ही यहाँ पे भी आता, इसलिए जितनी यहाँ पोजीशन थी उतनी यहाँ ज़रूरत थी। लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरत किसी और अमाउंट की है, हमें 12 को 10 से मैच करना है। हमें ये देखना है कि अगर 12% पे यहाँ पे 88 वैल्यू या 12 रुपए का नुकसान होता है तो यहाँ पे वही नुकसान 10% पे आना चाहिए, तभी तो, या वही फायदा हमारा 10% पे आना चाहिए, तभी तो ये जीरो आएगा। -2 का जीरो कब होगा? जब ये 10 का 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे गेन इसके लॉस के बराबर आना चाहिए। यानी कि 12% अगर ये गिर रहा है तो जितना नुकसान हो रहा है उतना ही फायदा 10% के गिरने पे इंडेक्स के हो जाना चाहिए। तो ये है वो वैल्यू जो बदलनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? सिंपल सी बात है। अब मैं थोड़ा सा और एक तीसरा और आखिरी पार्ट ले लेता हूँ। ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है आगे, ध्यान देना। कम से कम 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इसी चीज़ से, 10 तो शायद, हाँ सही बोल रहा हूँ, तीसरा। तो ये जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है? सबसे पहली चीज़ तो समझो कि ये वैल्यू का कोई लॉजिक होता है। यहाँ पे ऐसे मन से उठा के नहीं डाल देना। मैंने तो हर बार मन से उठा के डाली, लेकिन यहाँ पे भी अब वही लॉजिक काम आएगा, ध्यान देना। यहाँ जो वैल्यू होती है ये क्या है? इसका मतलब क्या है? पोजीशन रिक्वायर्ड इन इंडेक्स फ्यूचर्स फॉर हेजिंग। अब आपकी कंप्लीट हेज करना हो, जितना भी हेज करना हो, सब पॉसिबल है। इज नथिंग बट स्पॉट पोजीशन, स्पॉट मार्केट में जो आपकी पोजीशन है, मल्टीप्लाइड बाय रिस्क टू बी रिड्यूस्ड। अब रिस्क टू बी रिड्यूस्ड को आप इस तरह से लिख सकते हो, ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा। रिस्क टू बी रिड्यूस्ड, रिस्क मतलब बीटा, तो पहले कितना रिस्क था? ओल्ड रिस्क माइनस न्यू रिस्क। अब आपका अगर पहले रिस्क 1.2 था, आपको उसे 0 पे लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1.2 माइनस 0, 1.2। तो सर सीधा सीधा बीटा लिख दो? नहीं, सीधा सीधा बीटा मत लिखना कि पूरे बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। जब जब आप पूरा बीटा लोगे तब तब मतलब ये होता है कि आपको कंप्लीट हेजिंग करनी है। बहुत सारी जगह यहाँ पे ऐसी आएगी जहाँ पे आपको लिखा जाएगा कि भाई मुझे कंप्लीट हेजिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50% तक हेजिंग चाहिए, आधी हेजिंग कर दो तो भी चलेगा। तो ऐसे टाइम पे आपका पूरा बीटा लेके आंसर गलत आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट समझो, जितना रिस्क कम करना है उतने रिस्क से मल्टीप्लाई करो अपनी स्पॉट मार्केट की पोजीशन को, सिंपल। अब आपकी स्पॉट में पोजीशन कितनी है सर? 100 रुपए की, और आपको पूरा रिस्क माइनस करना है, 0 पे लाना है, तो 1.2 माइनस 0 कितना होता है? 1.2। तो आपकी इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन कितनी होनी चाहिए? 120 रुपए की। ये 120 रुपए यहां पे लो, लिया। अब ध्यान देना क्या होता है, 120 रुपए, और कुछ नहीं बदलना आपको। 120 रुपए अगर 10% गिरा तो कितना हो जाएगा? 108 रुपए। तो ध्यान देना, 120 में बेचा, 108 में खरीदा, 12 रुपए का प्रॉफिट, 0 नुकसान। आया क्या समझ में? क्या हुआ? यही फॉर्मूला हमने पहले वाले पार्ट में भी अप्लाई करा था, तभी आंसर 0 आया। ध्यान देना, यहां पे बीटा कितना था? टाटा मोटर के साथ बीटा 1 ही होगा ना, तो 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100 आया था। ठीक है, तो यहां पे भी मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा इस चीज पे गौर करिएगा। ये ऐसे आया था 120, पहले भी ऐसे ही आया था सर, ठीक है ना। तो पहले भी ऐसे ही आया था और हर बार ऐसे ही आना चाहिए। सिंपल है, पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उसका जो बीटा है मल्टीप्लाई करो, बीटा नहीं, रिस्क जितना रिड्यूस करना है। कंप्लीट हेजिंग में पूरा बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, कंप्लीट हेजिंग में
दिस इज ओनली एप्लीकेबल, ये जो मैंने ऐसे मार्किंग करी है ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू हैव टू डू द कंप्लीट हेजिंग। अदरवाइज ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, स्पॉट पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय रिस्क टू बी रिड्यूस्ड, तो आपका पोजीशन आ जाता है। क्वेश्चन पता है आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपको सिर्फ दो चीज़ें पूछ रहा है कि भैया एक तो ये फिगर बता दो कितनी होनी चाहिए, और ये बता दो पोजीशन, शॉर्ट लू की लॉन्ग लू, और ये बता दो। ठीक है, कंप्लीट हेजिंग के लिए बोला तो पूरा बीटा से मल्टीप्लाई कर सकते, तो अब आप हर बार आंसर कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ शॉर्ट ले लो अपोजिट, यहाँ देख लो क्या पोजीशन है स्पॉट मार्केट की, पोजीशन और स्पॉट मार्केट की वैल्यू पता रहेगी आपको, यहाँ जो पोजीशन है उसका अपोजिट ले लो, और यहाँ जो वैल्यू है उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, कहानी खत्म। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना मेरी बात पे। आपका ये जो अपोजिट वाला रूल है ना, ये एक अपोजिट वाला रूल आपका गलत आंसर भी देता है। कब गलत आंसर देता है ये मैं आपको क्लियरली अब समझाता हूँ। ये फोर्थ पार्ट ले लो, ठीक है, फोर्थ पार्ट और आखिरी पार्ट रहेगा ये। मान लो कि आपका बीटा है -1.2, क्या कर दिया मैंने, निगेटिव बीटा लिया, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब अगर निगेटिव बीटा लेते हुए आगे बढ़े, 100 का -1.2 यहाँ पे आपने कर दिया 120, मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होगा, पैसे तो पॉजिटिव ही रहते हैं, कैश दो या लो पॉजिटिव ही रहता है। और अब आप एक्शन लेके देखो अब क्या पंगे होंगे, मैं बताता हूँ आपको। अब आप एक काम करो, 10% से मार्केट बढ़ा दो, 10% से मार्केट बढ़ा दो तो क्या होगा, 120 का वो हो जाएगा 132, 120 में बेचा, 132 में खरीदा, 12 का नुकसान, ठीक है। और क्योंकि बीटा निगेटिव है तो मार्केट में जो चेंज आया उसके अपोजिट चेंज आएगा पोर्टफोलियो में, यानी कि वो 12% से गिर जाएगा, बढ़ेगा नहीं। निगेटिव है तो दूसरे मार्केट में दूसरी तरफ डायरेक्शन आएगी, तो 12% से गिर जाएगा, 12 से गिरा तो 88 ही होगा, 88 पे भी 12 का नुकसान, आप देख लो यहाँ पे 24 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखा, आपने तो सर जो बोला था वही किया, अपोजिट पोजीशन लेना है, 100 को एक 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, 120, सर दोनों चीज़ें की हमने। इतना काफ़ी नहीं है, तीन चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो ये 100 को इससे मल्टीप्लाई करने वाली कहानी तो ठीक है, लेकिन ये प्लस है कि माइनस है ये देखना पड़ेगा। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना, जब भी बीटा निगेटिव रहे तब अपोजिट लेने से नहीं, सेम पोजीशन लेने से आपको फायदा मिलेगा, यानी कंप्लीट हेजिंग होगी सर, सेम पोजीशन लेने से। ये मैं अब आपको आखिरी में करके दिखा देता हूं, ध्यान देना। इसमें सिर्फ आप एक काम करते, शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग कर दो। क्यों लॉन्ग किया सर? क्योंकि मुझे सेम पोजीशन जो पोर्टफोलियो में थी, स्पॉट में थी, वही पोजीशन यहां लेनी थी। क्यों ली? क्योंकि बीटा निगेटिव है, ये रूल बना लिया, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट करा, तो ये आपका 12 का फायदा आ जाएगा। अब ये 12 का फायदा और ये 0 आया ना समझ में, कि निगेटिव बीटा होने के टाइम पे सेम पोजीशन रही तो फ़ायदा मिलता है। तो अब थोड़ा ध्यान में रखो, रूल बना लेते हैं सर। हेजिंग के कुछ रूल होते हैं ना, हेजिंग के टाइम पे सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो कि आपका जो बीटा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव बीटा है तो टेक अपोजिट पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर्स, और अगर
या फिर नेगेटिव बीटा है तो टेक सेम पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर्स। ठीक है, ये तो समझ आया आपको। अब इसका मतलब भी समझ लो क्या होता है। स्पॉट मार्केट में अगर लॉन्ग है तो फ्यूचर्स में शॉर्ट जाना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे शॉर्ट है तो लॉन्ग जाना है। लेकिन बीटा निगेटिव है तो लॉन्ग में लॉन्ग जाओ, शॉर्ट में शॉर्ट जाओ। ठीक है, इतना सा है सिर्फ समझने के लिए। और बात आई पोजीशन की। ठीक है, तो बात आई जब पोजीशन की, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, पोजीशन का कैलकुलेशन कैसे होगा सर? वेरी सिंपल, स्पॉट पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय रिस्क टू बी रिड्यूस्ड। और ये जो रिस्क टू बी रिड्यूस्ड है ये कैसे कैलकुलेट होता है सर? ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा। कंप्लीट हेजिंग होगी तो न्यू बीटा अपने आप जीरो आ जाएगा, थोड़ी बहुत ही हेजिंग करनी है तो न्यू बीटा थोड़ा बहुत ही आएगा। बस ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये क्वेश्चन फटाक से, ठीक है, ध्यान देना। अब आपके पास राइट लिमिटेड के शेयर है, रॉन्ग लिमिटेड के शेयर है और फेयर लिमिटेड के शेयर है। ध्यान देना, राइट, रॉन्ग और फेयर के शेयर है। ठीक है, इसके बाद आपकी राइट में लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है और यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन है। ठीक है, आपको करनी है हेजिंग। आप देख लेना बीटा आपका यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तीनों केस में बीटा पॉजिटिव है। तो हेजिंग करने के लिए हम क्या लेते हैं सर? अपोजिट पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान दो, अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग है तो आप क्या करोगे? शॉर्ट करोगे। इस केस में शॉर्ट है तो आप क्या करोगे? लॉन्ग करोगे। इस केस में भी शॉर्ट है तो आप क्या करोगे? लॉन्ग करोगे। तो आपको समझ में आ गया, इंडेक्स में शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग फ्यूचर्स की पोजीशन लेनी है। इसके बाद अमाउंट कैसे डिसाइड होगी? बहुत सिंपल, उन्होंने कंप्लीट हेजिंग बोला ना, तो ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा, इतना रिस्क हमें कम करना है, यानी 1.25 में से पूरा रिस्क कम करना है, तो पूरे से मल्टीप्लाई करो। 50 लाख इंटू 1.25, 25 लाख इंटू 0.90, 20 लाख इंटू 0.75। सिंपल, ध्यान देना, शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग, ये देखो शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग, और इसके बाद कैलकुलेशन 50 इंटू दिस, 25 इंटू दिस, 20 इंटू दिस। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा जरूर है। आपको ऐसा लगेगा कि यार अमाउंट से बीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं सर, पूरे बीटा से तभी मल्टीप्लाई होता है जब आप कंप्लीट हेजिंग करना चाहते हो। अगली बार क्वेश्चन आया कि आधी हेजिंग करना है तो आपको यहाँ पे आधा बीटा लेना पड़ेगा, पूरा बीटा नहीं लेते। तो इस कॉन्सेप्ट को हटाओ, इसके जगह ये लिखो रिस्क टू बी रिड्यूस्ड। जितना रिस्क कम करना है सिर्फ उतने बीटा से मल्टीप्लाई करो तो आपकी पोजीशन आ जाएगी। अगर नेट में कैलकुलेट करना चाहते हो टोटल करके तो शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा आ रही है 62,50,000 की। इसके साथ आपकी कहानी हुई ख़त्म, ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, अगले लेक्चर में आऊँगा कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए। बाय बाय।